इस वीडियो में हम लोग सीडीपी के प्रैक्टिस मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने सिलेबस कवर कर लिया है। आप चाहे तो वीडियो देख सकते हो चैनल पे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस टेस्ट 1 है, मॉक टेस्ट। इसमें टॉप 30 सवाल होंगे। आप जो है जल्दी जल्दी से कर लो। वीडियो 2 के स्पीड से अगर आप देख रहे हो तो देख सकते हो। पहला सवाल है, क्लास 8 का विद्यार्थी है। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। चलो ठीक है। क्लास 8 में जो विज्ञान विषय में 50% छात्र मतलब फेल होते हैं। विज्ञान शिक्षक से पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने जो पुस्तक से सब कुछ पढ़ाया था एवं पाठ के अंत में दी गई सभी अभ्यास करवाए थे। आगे जांच करने पर पता चला कि कक्षा का वातावरण अधिगम के लिए अनुकूल नहीं था। यानी कि यहाँ पे कहाँ किस पे डाल दिया, वातावरण पे। यानी कि कक्षा क्लास के जो इन्वायरमेंट था वो स्टूडेंट के अनुकूल नहीं था। ऐसे कौन से कारक हो सकते हैं जो अनुकूल नहीं थे। यानी कि पूछा है कि जो अनुकूल नहीं थे कौन से ऐसे फैक्ट हैं बताना है। ठीक है, तो यूज ओनली लेक्चर मेथड, नो क्लास डिस्कशन, नॉट प्रॉपर कंपाइलेशन ऑफ चैप्टर एंड एक्सरसाइजेज, टू फ्रेंडली विथ क्लास। तो ये सवाल नहीं समझ में आया होगा, पता है। देखो सबसे पहले तो ये सवाल फेल हो गया 50%। अब विज्ञान शिक्षक ने पूछा तो बच्चा ने कहा कि सर आपका क्लास जो था पढ़ने के लिए लायक अनुकूल नहीं था हम लोगों के लिए, इसलिए फेल हो गए। तो पूछा सवाल कि जो अनुकूल नहीं थे, मतलब जो अनुकूल नहीं थे। अगर यहाँ पे पूछता जो अनुकूल थे यानी कि किस पर्पस में, अधिगम के लिए अनुकूल नहीं था। तो देखो केवल व्याख्यान विधि का उपयोग हुआ होगा, चलो ये तो सही होगा। इसलिए ठीक है, अनुकूल जो वातावरण में नहीं होते हैं वो ऑप्शन हमें बताना है। कक्षा में चर्चा ना करना ये भी अनुकूल हो सकते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कक्षा में चर्चा करनी चाहिए। डिस्कस बच्चों के साथ पढ़ाते समय जो है प्रोग्रेसिव क्लासरूम में करना चाहिए। केवल देखो यहाँ पे वनली जो है एक्सट्रीम वर्ड है। ठीक है, केवल व्याख्यान विधि का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लेकिन केवल व्याख्यान विधि का उपयोग किया गया है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, अध्याय के अंत में अभ्यास को ठीक से पूरा नहीं कराना। तो ये जो है देखो अभ्यास को ठीक से, ये तो होमवर्क के तौर पे आप बच्चों को दे सकते हो। कक्षा के साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार, क्या ये गलत बात है? आप बच्चों के साथ बिहेवियर जो है अच्छा से कर रहे हो तो क्या गलत है? नहीं है ना। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे पूछा है अनुकूल नहीं थे, तो आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। कौन सा हो जाएगा आंसर? 1 एंड 2। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से प्रैक्टिस आप कर सकते हो। एक पिछड़े परिवार में रहने वाले पिता ने अपनी बेटी को कॉलेज जाने की अनुमति नहीं दी। बेटी ने कहा कॉलेज जाने से मुझे डैश में मदद मिलेगी। मतलब किस चीज़ में मदद मिलेगी? क्या मुझे एंजाइटी होगा स्कूल जाएगा था? नहीं। क्या वैल्यू कन्फ्लिक्ट होगा, उनकी वैल्यू घटेगी पिता की? नहीं। क्या उस पर आक्रमण होगा? नहीं भाई, सोशलाइजेशन होगा, सामाजिकरण होगा। परिवारवाद से फिर सामाजिकरण सीखेगा, फिर बच्चे जो है अपने पैरों पे खड़ा होगा। ठीक है, अगला सवाल है, अभिकथन है और कारण है। ठीक है, तो सबसे पहले अभिकथन देखते हैं कि किशोरा अवस्था के दौरान व्यक्तियों को एक पहचान संकट का अनुभव होता है जो उनके व्यक्तित्व को आकार देता है। यानी कि आइडेंटिटी क्राइसिस दैट शेप देयर पर्सनैलिटी। क्या उनकी पहचान में संकट का अनुभव होगा किशोरावस्था के दौरान? बताओ, किशोरा अवस्था में पहचान का संकट इस उम्र में होने वाले शारीरिक विकास में तेजी और हार्मोनल परिवर्तन के कारण होता है। तो भाई देखो ये सही बात है। अगर आप क्या फिजिकल ग्रोथ यानी कि एडोलसेंस में जाते हो, ठीक है, एडोलसेंस में आप रहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ दिक्कत फेस करनी पड़ती है ये बताया गया है। तो क्या आपकी आइडेंटिटी जो है क्राइसिस होने लगती है? बताओ। तो हाँ भाई ठीक है, आइडेंटिटी क्राइसिस देयर से पर्सनैलिटी, यानी कि किशोरावस्था के दौरान जो व्यक्तियों की पहचान होती है संकट का अनुभव होता है जो उनके, ठीक है, जो उनके
व्यक्तित्व को आकार देता है, यानी कि आप किस तरह से एडोलसेंस में बिहेव करते हो, आपको यानी कि किस तरह से माहौल मिलता है, आपकी सर्कल क्या है, ठीक है। तो ये सब जो है आप पे डिपेंड करता है। तो अभिकथन सही है। किशोरावस्था में पहचान का संकट इस उम्र में होने वाले शारीरिक विकास में तेजी और हार्मोनल परिवर्तन के कारण होता है। नहीं, ये तो ग्रोथ पे डिपेंड करता है, ये तो ग्रोथ बता रहा है ना। तो ये ग्रोथ में क्या, ये जो है इनकी आइडेंटिटी बता रहा है, नहीं होने वाले, ठीक है। पहचान से कोई रिलेटेड, यारी आपकी ये ग्रोथ पे डिपेंड कर रहा है, हार्मोनल ग्रोथ। आपके पापा मम्मी लंबे हैं तो आप भी लंबे होगे। विकास तेजी से होता है, कब होता है, जब आप बच्चे प्री चाइल्डहुड में होते हैं, मिडिल चाइल्डहुड में होते हैं, ठीक है। तो आर आर गलत है और अभी कथन सही है। तो ये सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है भाई। तो आंसर ये एक सेकेंड, दोनों सही होगा। एक सेकेंड रुक जाओ भाई, यहाँ पे मैंने क्या कहा सवाल, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड। यहाँ पे इसलिए कहा था कि उम्र में होने वाले शारीरिक परिवर्तन तेजी और हार्मोनल का परिवर्तन के कारण भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो है अभिकथन ये इसको डिफाइंड नहीं कर रहा है, ठीक है। इस तरह से समझना चाहिए। तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन ए सही है और आर भी सही है। यहाँ पे ये होना चाहिए, ए इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये वाला होना चाहिए, ठीक है भाई। अच्छा, डाउट हो तो आप जो है यानी टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। स्पेशल वहाँ पे सीटेड के विद्यार्थी हैं, तो आप वहाँ पे जाके डाउट पूछ सकते हो, कोई भी डाउट, ठीक है। अगला सवाल है, क्लास 7 का एक छात्र समीर समाज के वंचित वर्ग से था, ठीक है। यानी कि होगा पीछे SC ST OBC, और अक्सर उसके साथी उसके द्वारा लाए गए दोपहर के भोजन या उससे जर्जर दिखने के लिए उसकी आलोचना करते थे। जिस तरह से अभी यूजीसी बिल आया है, ठीक है, स्वर्णों के लिए, स्वर्णों के हित में नहीं है, ये SC OBC SC के हित में, कि वो बच्चे को डिफेंड कर सके, ठीक है। तो इसी पे सवाल है भाई। तो क्लास के शिक्षक कक्षा के इस आदत को बदलना और वंचित समूहों से संबंधित छात्रों को समावेशी वातावरण प्रदान करना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा। तो देखो भाई, इंग्लिश में यहाँ पे कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। इनकरेजिंग आइडेंटिटी बाइस बेस्ड स्टीरियोटाइप्स, क्या जो है उसको बढ़ावा देना चाहिए स्टीरियोटाइप्स को, यानी कि पहचान आधारित रूढ़िवादिता को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्या ये सही है भाई, बताओ। ये तो गलत है ना। आइसोलेशन, आइसोलेशन नहीं करना है, ये एक्सट्रीम वर्ड है। सम एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट, ग्रुपिंग भी एक्सट्रीम वर्ड आ जाता है पेडागोजी के टर्म में, ठीक है भाई। तो ये भी नहीं करना है। अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन टुवार्ड्स डाइवर्स ट्रांडिशन, यानी कि विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। तो आंसर ये सही हो जाएगा, ठीक है भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। कह रहा है कि बच्चों की कक्षा में, यानी कि 15 बच्चों की क्लास में, जहां आपके पास अलग अलग अधिगम की शैली है ना, और अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं, तो बाल केंद्रित शिक्षण कैसा होगा, बताओ। तो आप क्लासरूम 15 बच्चे के क्लासरूम में हो, आप वहाँ पे डिफरेंट टाइप के पर्सनैलिटी बच्चे हैं, डिफरेंट लर्नर हैं, तो आप वहाँ पे किस तरह से पढ़ाओगे, बताओ भाई। क्या एक शिक्षक प्रणाली के साथ, यहाँ पे करा कि डोपिंग वन लेसन प्लान के साथ विथ वन मोड ऑफ टीचिंग में गलत बात है। डेवलपिंग ए लेसन प्लान बाय लुकिंग टू एवरी चाइल्ड एंड व्हाट हिज हर नीड्स, यानी कि बच्चों की नीड्स और उनके जो प्रत्येक प्रकार के बच्चे हैं उनकी जो, ठीक है, डेवलपिंग लेसन में, यानी कि उनके डेवलपिंग में उनके लेसन जो है काम आए, तो ये सही हो सका। कक्षा की क्षमता के मध्य को लक्षित करना, यानी कि टारगेटिंग नहीं करना, एक्सट्रीम वर्ड है। एक ऐसी पाठ योजना को विकसित करती है जो सभी के लिए उपयुक्त होती है। तो क्या ये आंसर होगा, यानी कि डेवलपिंग ए लेसन प्लान, इससे बेटर ऑप्शन ये लग रहा है, एट एवरी चाइल्ड एंड हर नीड्स, हिज एंड हर नीड्स, तो ज़्यादा बेनिफिट, ये वाले आंसर अच्छे हैं, ठीक है भाई। अगला सवाल है, एक सेकेंड रुक जाओ। अभिकथन और कारण दिया गया है, सहकारी खेल के माध्यम से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का बढ़ावा मिलता है, ठीक है। यानी कि जो बढ़ावा मिलता है, कह रहा है कि, एक सेकेंड रुको भाई, संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा मिलता है, तो सहकारी खेल के दौरान
बच्चे की ऐसी गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिनमें उन्हें नियमों का पालन करना, विचारों को साझा करना और भूमिकाओं पर बातचीत करना होता है, जिससे उनकी सामाजिक और संज्ञानात्मक क्षमताएं बढ़ती है। तो कह रहा है कि सहकारी खेल के माध्यम से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा मिलता है। तो देखो, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट इनहैंस्ड थ्रू किसके द्वारा? तो कोऑपरेटिव प्ले के द्वारा। तो भाई ये तो सही होगा, ठीक है। अब कह रहा कि कारण सही है या नहीं, तो कोऑपरेटिव प्ले और कोऑपरेटिव प्ले रिलेट कर रहा है, यानी कि जो है आर जो है ए की व्याख्या जरूर करेगा, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज लगा के देख लो। अगर हम मैंने बता रखा है ट्रिक कि असर्शन एंड रीजन वाले सवाल किस तरह से करने हैं, कैसे करने हैं। अगर सवाल आपको यहाँ पे दिख जाए तो वहाँ पे बिकॉज लगा के इसको कनेक्ट करो, क्योंकि ड्यूरिंग कोऑपरेटिव प्ले children engage in activities that require them to follow rules, share ideas and negotiate roles। ठीक है, तो इस तरह से ए एंड आर सही है और ए का सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है भाई, आगे की तरफ बढ़ता हूँ। कह रहा है कि एक विशेष प्रकार के, ठीक है, एक विशेष शिक्षक को एक ऐसी बच्चों का मामला दिया गया जो किसी भी कक्षा चर्चा में भाग नहीं लेता था एवं स्कूल के सभी शिक्षकों द्वारा उसे शरारती बच्चा, बैक बेंचर समझ लो, कहा जाता था। आपके अनुसार बच्चे की प्रकृति इसका क्या परिणाम था? मतलब वो बच्चा इस तरह से क्यों करता था? आप एक शिक्षक हो, आपने बच्चे को देखा वो बहुत शरारती बच्चा है और जो है कोई भी कक्षा का हिस्से में भाग नहीं लेता है, ठीक है, गतिविधि में, तो आप उसको किस तरह से कहोगे कि वो बच्चा किस तरह से ग्रसित है? नहीं, ग्रसित नहीं कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि उसमें क्या क्या लक्षणता होगी, ठीक है भाई, इस तरह से, ठीक है। तो क्या उनकी अनुवांशिकता डिपेंड करेगा भाई? तो हेरिडिटी जरूर करेगा। अच्छा, यहाँ पे कहा गया है आपके अनुसार बच्चे की प्राकृतिक परिणाम क्या हो सकता है? तो यहाँ पे एनवायरमेंट, इन्वायरमेंट अगर गलत मिलता तो क्या सभी बच्चों के लिए गलत मिलता? सभी बच्चों के लिए ना गलत मिलता, सिर्फ एक बच्चों 90 चाइल्ड के लिए, तो इन्वायरमेंट नहीं कह सकते हो। स्ट्रिक्ट क्लास टीचर ये भी नहीं कह सकते हो। हिज अपेरेंस, उसकी आकार पर भी नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे एक जा सकते हैं, क्योंकि यानी कि सीबीएसई बोर्ड ने माना है कि आंसर केवल एक होगा इसका, ठीक है भाई। ओह सॉरी भाई, सॉरी भाई, सॉरी भाई, दो इन्वायरमेंट भी डिपेंड करता है, ठीक है, गलत बता दिया मैंने। चलो आ जाओ भाई, कोहेल वर्ग। लॉरेंस कोहेल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में बच्चे कार्यों के परिणामों को समझने से लेकर यह निर्धारित करना कि वे अच्छे हैं या बुरे, यह समझने की ओर बढ़ते हैं कि नियम और कानून लचीले हैं और उन्हें बदला जा सकता है। लॉरेंस कोहेलबर्ग का तर्क कि नैतिक विकास प्रगतिशील ढंग से चरणों में होता है, यानी कि कोहेल्सबर्ग आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, मोरल डेवलपमेंट दिए थे भाई। तो विकास के सिद्धांत में बच्चों को जो परिणाम नैतिक विकास यहाँ पे दिया है, तो अभिकथन तो सही होगा, ठीक है, अभिकथन सही है। और लॉरेंस कोहेलबर्ग, यहाँ पे बिकॉज लगा के देख लो, ठीक है, बिकॉज कोहेलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास प्रगतिशील ढंग से चरणों में होता है, तो आंसर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि 13 साल की एक लड़की अपनी गणित परीक्षा में फेल होने के बाद उदास और चिंतित महसूस कर रही थी। हालांकि विकास के क्षेत्र का कुछ आयाम में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरे के बारे में भावनाओं की प्रगति का अनुक्रम अध्ययन करता है? यानी कि यहाँ पे एक लड़की 13 साल की है, वो फेल हो जाती है मैथ में, तो उसे एंजाइटी होता है और वो मतलब किस कारण से, किस क्षेत्र में, और मतलब इसी क्षेत्र में वो विकास नहीं कर पाई और एक दूसरे के भावनाओं के प्रति उनका जो अध्ययन होगा वो क्या कहलाएगा बताओ? तो क्या वो एंजाइटी डेवलपमेंट कर रही है, या फिर वो जो है, एक सेकेंड रुकना, वो इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, या सोशल कल्चरल डेवलपमेंट, या फिर मोरल डेवलपमेंट? यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ? तो इमोशनल डेवलपमेंट वहाँ पे मतलब उसकी जो फीलिंग हो रही है, एंजाइटी हो रहा है, उस भावनात्मक विकास जो है उत्पन्न हो रहा है, ठीक है।
अगले सवाल की तरफ, जुड़वा भाई रमेश और सुरेश के विकास की दर शुरू से ही अलग अलग थी। रमेश का सिर पहले विकसित हुआ और सुरेश के कंधे और हाथ, मतलब जो को रमेश का पहले जो है सिर का विकास हुआ, सुरेश का कंधा और हाथ था। आपके अनुसार यह विकास किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है भाई, कि ZPD या फिर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। आपने जिसमें पढ़ा होगा कि हेड टू टॉय होता है, यानी कि सेंटर से ब्रांच की तरफ बढ़ता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे दोनों हुआ है, तो दोनों जो अध्ययन किया जाता है ये विकासात्मक दिशा का सिद्धांत में जो है यानी कि अंतर्गत जो है पढ़ाया जाता है, ठीक है भाई। अगला सवाल है, सुसान नाम का 4 वर्षीय लड़की अपने खिलौने से खेलते समय हमेशा खुद से बात करती रहती थी। उसकी चिंतित माँ ने उसे ताना मारा और उसे पागल लड़की कहा। सुसान की माँ सुसान को व्यक्ति ए के पास ले गया। व्यक्ति ए ने माँ की चिंताओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया और इस बच्चे का पूरी तरह से सामान्य व्यवहार कहा। व्यक्ति ए किसका अनुयायी है? अब बताओ भाई, एक मम्मी थी, अब 4 वर्ष की लड़की उनके पास थी, वह हमेशा खिलौने से बात करती थी, खेलती थी, ठीक है। अब 4 वर्ष के रहे होंगे तो आप भी ऐसे ही करते होंगे। तो वो एक कोई नाम के ए नाम के व्यक्ति के पास ले गया। ए नाम का व्यक्ति कहा, माँ जी आप चिंता बिल्कुल मत करो, आपकी बच्ची अच्छी है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर यहाँ पे ले बायोगोत्स्की, ये जो है सोशल डेवलपमेंट ज़्यादा बताए हैं, ले बायोगोत्स्की। कोहेलबर्ग मोरल डेवलपमेंट बताए हैं, ठीक है। अल ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की विशेषता नहीं है? यानी कि नोट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी। तो लर्निंग डिसेबिलिटी किनके पास? तो ये दो, डिफिकल्टी इन रीडिंग और राइटिंग, ये तो है लर्निंग डिसेबिलिटी, तो ये होगा नहीं, क्योंकि पूछा है इसमें नोट नहीं है। इम्पैर्ड इंटेलेक्चुअल फैक्ट ये है भाई, ठीक है, क्योंकि आंसर यही होगा, क्योंकि ये लर्निंग डिसेबिलिटी में नहीं आता है। प्रॉब्लम विथ अटेंशन एंड मेमोरी ये तो है। स्ट्रगल विथ सोशल इंटरेक्शन, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बौद्धिक कामकाज में कमी। अगला सवाल है, CWSN के संदर्भ में सहायक प्रौद्योगिकी शब्द क्या है? यानी कि CWSN रेफर्स, जो कंटेक्स्ट है वो एसोसिएटिव टेक्नोलॉजी, इसके रूप में क्या है? तो देखो भाई, ये जो है ये क्या कोई भी प्रौद्योगिकी जो समग्र विद्यालय को आधारभूत संरचना को बढ़ावा देती है, एनी टेक्नोलॉजी, या फिर टूल्स एंड रिसोर्सेज दैट हेल्प चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी परफॉर्म टास्क। तो ये आंसर सही होगा, ठीक है, क्योंकि वो जो बच्चे डिसेबिलिटी के साथ ग्रसित होते हैं उनको टूल्स एंड रिसोर्सेज जो है प्रदान किया जाता है, ठीक है। क्या डिजिटल वनली? नहीं। जनरल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज यून क्लासरूम? नहीं, ठीक है। अगला सवाल है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसे इंग्लिश में ASD से पीड़ित बच्चों के लिए यह काम चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। तो किस तरह से चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए? आपने सितारे ज़मीन पर देखे होंगे, उसमें ऑटिज्म वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो फॉलो रूटीन एक्टिविटी? नहीं। कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट सोशली, वो बच्चों यानी कि समाज में और व्यक्ति से बात करने में उनकी जो है नहीं होगी अच्छे से बात, जिस तरह से सामान्य बच्चे कर लेते हैं। तो आंसर यही होगा। क्या फोकस ऑन डिटेल टास्क? नहीं। सोल्व सिंपल मैथमेटिकल प्रॉब्लम? नहीं, ठीक है। अगला सवाल है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD, ये ग्लेन फिलिप्स, आप न्यूजीलैंड के प्लेयर को देखे होंगे, ग्लेन फिलिप्स को ये जो है बीमारी है वाले बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति फायदेमंद है? तो क्या जो है उनके लिए वो क्या फायदे देख, तो उड़ के कैच ले लोग लेते हैं, मारते हैं, राइट से खेलते हैं कभी कभी, तो वो लेफ्ट से भी खेलने लग जाते हैं। तो ये लक्षण होता है ADHD, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्या उन्हें व्यस्त रखने के लिए लंबे और जटिल कार्य प्रदान करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हाथों से की जाने वाली गतिविधियों का उपयोग करना और कार्य को छोटे छोटे चरणों में तोड़ना, ये सही है। उनसे लंबे समय तक बात करना चाहिए? नहीं। उन्हें व्यवहार को अनदेखा नहीं करना चाहिए, ये निगेटिव पॉइंट है, ठीक है। NEP 2020 में निम्नलिखित में क्या प्रस्तावित हुआ था? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या प्रस्तावित हुआ था? बच्चों बताओ भाई। तो देखो भाई, इसमें क्या अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना और शैक्षिक और तकनीकी प्रगति के लिए हानिकारक है? क्या ये हानिकारक है? नहीं।
स्कूल में बच्चों अपनी महिला भाषा के रूप में अंग्रेजी सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चलो देखते हैं इसको। बहुभाषावाद से युवा छात्रों को बहुत संज्ञानात्मक लाभ होता है। हाँ भाई, मल्टीलैंग्वेजिज्म को सपोर्ट करना चाहिए। बाइलिंगुअल अप्रोच कन्फेस स्टूडेंट एंड हैम्पर्स, हैम्पर्स एक्सट्रीम वर्ड है तो इसको हटा दो। अब ये तो कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन 2 देखो, स्कूल शुड इनकरेज चिल्ड्रन टू लर्न स्पीक इंग्लिश एज फर्स्ट लैंग्वेज। देखो भाई, फर्स्ट लैंग्वेज उसकी मातृभाषा होती है, मातृभाषा किसी का इंग्लिश नहीं है इंडिया में, ठीक है। तो ये गलत बात है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, आपकी क्लास का एक छात्र प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन माहौल को लेकर चिंतित है और एक शिक्षक के रूप में आप महसूस करते हैं। आप शिक्षक हो, उस बच्चे को देख लेते हो, तो आप क्या महसूस कर रहे हो? उच्च शैक्षणिक चिंता लोगों को प्रेरित और जिम्मेदार रखती है और अधिक टिकाऊ और समृद्ध जीवन जीने में मदद करती है, या फिर छात्रों की बढ़ती आशंका और बेचैनी के साथ भावनात्मक भय भी हो सकता है, और जो छात्रों को एकाग्रता, शक्ति और स्मृति में बाधा उत्पन्न कर सकता है। बताओ क्या ये सही है? तो देखो ये गलत है भाई। यानी कि क्या जो है चिंता लोगों के प्रेरित जिम्मेदार रखती है। आप चिंता कर रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, नहीं। छात्रों की बढ़ती आशंका और बेचैनी, भाई ये तो दोनों 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 नहीं, भी सही है, ठीक है। यानी कि जो आशंका, बेचैनी, भावनात्मक भय भी हो सकता है ना भाई। तो आंसर ये सही हो जाएगा। अगला सवाल है, एक सेकेंड, चलो। बच्चे अक्सर विभिन्न अवधारणाओं के बारे में वैकल्पिक अवधारणाएं और गलत अवधारणाएं बनाते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलो सही नहीं है ढूंढना है भाई, ठीक है। चलो, छात्रों द्वारा बनाई गई वैकल्पिक अवधारणाएं और गलत धारणाएं शिक्षक द्वारा अत्यधिक हतोत्साहित किया जाना चाहिए। बताओ क्या शिक्षक द्वारा हतोत्साहित करना चाहिए? नहीं। कोई चीज़ भी टीचर को जो है उसे यानी कि जो है स्टेटमेंट का, बच्चे का स्टेटमेंट को डिस्करेज नहीं करना है। तो पूछा है नोट करेक्ट, तो यही हो जाएगा शायद। आगे देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अल्टरनेटिव कंसेप्शन एंड मिसकंसेप्शन इज वेरी नेचुरल एमंग चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट। हाँ, इस तरह से समझा सकते हो। शिक्षक को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक अवधारणाओं और गलत अवधारणाओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वे शिक्षण अधिगम के प्रक्रिया में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे सही नहीं पूछा, ठीक है। तो ये दोनों नहीं होगा। वैकल्पिक अवधारणाएं और गलत धारणाएं हमेशा निराधार नहीं होती है, बल्कि ये बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज विचार और विचारों का जो है प्रतिनिधित्व करती है। हाँ भाई, ये भी है। तो लेकिन ये तो यहाँ पे आंसर होगा ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह छात्रों के बीच पढ़ने की सुविधा के लिए एक सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण का उदाहरण देता है? यानी कि जो एक सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण का उदाहरण कौन हो सकता है? तो आंसर यहाँ पे सलमा छात्रों को नए शब्द सिखाने में मदद करने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उत्तर के लिए उन्हें पुरस्कृत करती है। नहीं भाई, परमित अपने परमित नाम है भाई, अपने छात्रों को पढ़ने के लिए विभिन्न पुस्तकों से चुनने के लिए कहती है। जो छात्र एक विशेष पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित आधार पर पुस्तक पर चर्चा करने के लिए कहा जाता है। अरुंधति नए शब्दों के अर्थ को निर्धारित करने में मदद करने के लिए प्रासंगिक सामग्री का उपयोग करने का महत्व पर जोर देती है। तो सही है भाई, ये सही है, ये सही है। रेखा अपने छात्र वर्तनी परीक्षण में छोटे हुए प्रत्येक शब्द को 5 बार लिखने के लिए, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल है, मैं शिवांगी, ठीक है, मैं शिवांगी प्याजे के अनुयायी हूँ। मैंने एक कागज पर निम्नलिखित बिंदु लिखे हैं। वाह। तो सीखने में 3 कारक शामिल हैं, परिपक्वता, अनुभव, सामाजिक संपर्क। भाई वो 4 कारक बताएं प्याजे। मैं उस शिक्षण में विश्वास करती हूँ जहाँ छात्र सुविधा करता होते हैं, नहीं फैसिलेटर नहीं होते हैं, ठीक है। फैसिलेटर तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? स्टूडेंट नहीं, टीचर होता है। सीखने के लिए छात्रों को अभ्यास करना चाहिए। हाँ भाई, ये तो करना चाहिए, लेकिन क्या मैं वास्तव में प्याजे के अनुयायी हूँ? नहीं। प्याजे 4 सिद्धांत दिए हैं, ठीक है, और ये सब तो दिए ही नहीं। सामाजिक सोशल ये कोहेलबर्ग दिया है, कोहेलबर्ग दिया है, ये भी कोहेलबर्ग दिया है, ठीक है। अगला सवाल है, भारत के दिव्यांग बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अधिनियम प्रावधान करता है?
तो दिव्यांगों के लिए जो है राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट देता है भाई, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला सवाल है, कक्षा 5 के छात्रों ने कक्षा में तब हंगामा मचा दिया जब एक छात्र की पेंसिल खो गई। जैसे ही शिक्षिका कक्षा में आई, उन्होंने कक्षा को शांत किया और छात्रों को एक नई पेंसिल दे दी। एक शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? तो आप शिक्षक को, आपको समस्या को डील करना है, तो आप किस तरह से क्लास को अधिक करोगे बताओ? अपने छात्रों को भय नहीं भाई, ये नहीं करना है। समस्या को हल करने के लिए एक निश्चित तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। चलो मान भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एनालाइज किए बिना कैसे प्रोत्साहित कर दोगे? ठीक है, निष्क्रिय याद नहीं करना है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सार्थक अधिगम में सहायक होगा? भाई सवाल सारे टफ थे, है ना? तो आप कमेंट में बताना आपका कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सार्थक अधिगम में सहायक होगा, यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग जो होगा फैसिलिटेटर के रूप में कौन सा होगा? तो कक्षा में गैर संदर्भित अधिगम को बढ़ावा देना चाहिए। डीकॉन्सेंट्राइज नेगेटिव वर्ड है भाई, ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहले ही गलत कर दो। इनकरेजिंग मल्टीपल हाँ भाई, रोट लर्निंग नहीं, कॉपिंग नहीं, आंसर एक ही होगा, ठीक है, आंसर दो। अगला सवाल है, जब छात्र किसी कार्य में अपनी सफलता के लिए आंतरिक कारकों को जिम्मेदार ठहराते हैं तो उनमें डैश की भावना का अनुभव होने की संभावना होती है, यानी कि वो किस चीज़ से ग्रसित हो सकते हैं? तो देखो, किसी कार्य में अपनी सफलता, तो सफलता प्राउड दिलाएगा ना भाई, प्राइड, ठीक है। अगला सवाल है, एक छोटी लड़की पहली बार जिगसा खेल रही है, ठीक है। अकेले वह पहेली को हल करने का प्रयास में खराब प्रदर्शन करती है। फिर उसके पिता उसके साथ बैठते हैं, कुछ बुनियादी रणनीतियों का वर्णन करते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट बताते हैं और प्रदर्शन करते हैं और खेल के बताते भी हैं, जैसे कि सभी कोने किनारे के टुकड़े, कुछ टुकड़े प्रदान करना और फिर बच्चा स्वतंत्र रूप से अच्छा करने लगता है। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो उन्होंने स्कैप फोल्डिंग किया भाई, ठीक है। एक 3 साल का लड़का बिल्ली को कुत्ता समझता था जब तक उसने बिल्ली की म्याऊं नहीं सुनी। इससे उसके दिमाग में असंतुलन पैदा हो गया। बच्चे के दिमाग में अनुकूलन का सही क्रम क्या होगा? तो बच्चे जो है पहले, वो 3 साल का लड़का है, अब 3 साल के लड़का में क्या क्या पहले होता है? तो पहले एसाइमुलेशन होता है, ठीक है, आत्मसातीकरण। दूसरा होता है एकोमोडेशन, ठीक है भाई, एकोमोडेशन समझन। पहले तो बच्चे जो है, बच्चे को क्लासिफाइड नहीं किया जाता है शुरू में, ठीक है। बच्चे को बता दिया जाता है कि इसके 4 पैर होते हैं तो ये कुत्ता होते हैं, ठीक है। अब वो बच्चे जो है बाहर निकला, अब देखा 4 पैर बिल्ली के भी है, 4 पैर गाय की भी है, 4 पैर भैंस की भी है, सारे को कुत्ता कुत्ता बोल रहा है, ठीक है। तो ये समायोजन किया पहले, ठीक है। तो ये एकोमोडेशन किया भाई, सॉरी भाई, इक्विलिब्रियम होगा, संतुलन। मैं क्या बक रहा हूँ, यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, यानी कि संतुलन उसको किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, न्यू सिचुएशन बनाया। न्यू सिचुएशन मतलब जैसे कि आप 2-4 खिलौने रख दिए अलग अलग प्रकार के, ठीक है, बैल घोड़ा हाथी 4 पैर थे, वो उसको सिचुएशन को देखा, ठीक है, और उसकी आवाज़ आप सुनवा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे न्यू सिचुएशन हो जाएगा। उसके बाद डिसइक्विलिब्रियम या असंतुलन हुआ। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या होगा भाई, तो एकोमोडेशन समायोजन, ठीक है, उस एक चीज़ को मिला दिया, तो आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल है, अभिकथन नई जानकारी सीखने और समझने की प्रक्रिया में भावनाएं अप्रासंगिक है। कारण बताओ। सीखना पूरी तरह से एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है और यह छात्रों की भावनात्मक स्थिति से अप्रभावित है। तो नई जानकारी सीखने समझने प्रक्रिया में भावनाएं जो हैं अप्रासंगिक होता है, तो हाँ भाई, ठीक है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इरिलीवेंट कोई चीज़ नहीं सीखना है। लर्निंग इज प्योरली ए कॉग्निटिव प्रोसेस एंड अनइफेक्टेड बाय स्टूडेंट, ये भी गलत है। तो आंसर दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम के विचार से मेल खाती है? अधिगम के विचार से मेल खाती है। तो व्यक्तिगत कार्यपत्रक को चुपचाप पूरा करता है, नहीं। ग्रुप डिस्कशन एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, ये सही है। फोकसिंग ऑन कॉम्पिटिटिव ओनली, एक्सट्रीम वर्ड है, हटा दो। स्ट्रिक्ट एक्सट्रीम वर्ड है, हटा दो, ठीक है। अगला सवाल है, आत्म प्रभावकारिता या किसी कार्य में सफल होने की अपनी क्षमता में
छात्र का विश्वास प्रेरण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इट रिड्यूस द नीड्स फॉर एक्सट्रीम वर्ड है भाई, रिड्यूस नेगेटिव पॉइंट हटा दो। इंक्रीज द लाइकलीहुड दैट द स्टूडेंट गिव अप इजिली, गिव अप नहीं करना है भाई। टू इनकरेज द स्टूडेंट टू पुट इन द मोर एफर्ट एंड प्रेजेंटिंग चैलेंज, एफर्ट को मोर करना है या केवल एक्सट्रीम वर्ड है वनली हटा दो, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। लास्ट सवाल पे चले आए हम लोग। लास्ट सवाल करा है, अभिकथन स्कूलों में अधिगम बच्चों को सामाजिक संदर्भ से अलग होना चाहिए। बच्चों के स्कूल में प्रवेश करने से पहले उनके पास पहले से ही एक अच्छी तरह से प्रभावित परिभाषित शब्दावली और अवधारणा की समझ होती है। तो दोनों गलत है भाई, क्यों? देखो, लर्निंग इन द स्कूल शुड बी डिटैच्ड, यहाँ एक निगेटिव पॉइंट है, हटा दो। बिफोर चिल्ड्रेन इंटर स्कूल दे ऑलरेडी, नहीं, क्लास में आने के बाद, तो आंसर दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, आपके कितने नंबर सही हुए आप जो है कमेंट में बता सकते हो, और इसे लाइक शेयर कमेंट करना। और कंसेप्ट हिमांशी मैम का सारी वीडियो अपलोड है, वहाँ पे आप देख सकते हो। कंसेप्ट के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप मुझे फॉलो इसी पे कर सकते हो। धन्यवाद।